हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग अकाउंट्स के टर्म 2 का चैप्टर वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन और सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। टर्म 2 में हमारा क्या सिलेबस है, किस चैप्टर से कितने मार्क्स आने वाले हैं, इसका आज हम लोग एक शॉर्ट में डिस्कशन कर लेते हैं और उसके बाद टर्म 2 का आपके चैप्टर्स का डिस्कशंस क्लासेस नेक्स्ट क्लास से अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। इसमें जैसा कि हम लोगों को पता है कि टर्म 1 में जो क्वेश्चंस आ गए हैं, जो चैप्टर्स आ गए हैं, वो टर्म 2 के पार्ट नहीं बनने वाले हैं। तो अकाउंट्स के जो चैप्टर्स हैं, वो सबसे पहला चैप्टर आपका है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। टोटल मार्क्स जो आने वाला है 80 का में 40 मार्क्स का टर्म 1 में क्वेश्चंस आ चुका है। जो रिमेनिंग 40 मार्क्स है वो अब हमारे इन चैप्टर्स में से आएगा, जिसमें से आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का वेटेज 10 मार्क्स का रहेगा। इसके अंदर का क्या सिलेबस है ये आगे हम लोग देख लेंगे। पार्टनरशिप फॉर्म के 2 चैप्टर और रिमेनिंग है, बचे हुए 2 चैप्टर हैं, रिटायरमेंट एंड डेथ और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। कंपनी अकाउंट्स में डिबेंचर्स से रिलेटेड जो चैप्टर है वो एक पेंडिंग है, वो 8 मार्क्स का वेटेज है और पार्टनरशिप फॉर्म का 12 मार्क्स का वेटेज है। ये पार्ट ए हो गया हमारा, ठीक है, 30 मार्क्स का पार्ट ए हो गया और 10 मार्क्स का हमारा पार्ट बी आने वाला है, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी कवर होगा, जो कि कॉम्पेरेटिव एंड कॉमन साइज और कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनसे मिला के 10 मार्क्स का आपका ये पार्ट बी बनेगा। पार्ट बी और एक पार्ट सी है जो कि ऑप्शन होता है। तो पार्ट सी कंप्यूटराइज्ड बेस्ड अकाउंटिंग होती है, जिसमें डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। या तो आप पार्ट बी ऑप्ट करें या पार्ट सी ऑप्ट करें, दोनों का ही वेटेज 10 मार्क्स का है। ओके, तो अब हम लोग डिटेल में सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन या नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, वो वहां पे हमारा कैश बेसिस अकाउंटिंग को फॉलो किया जाएगा। हम जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, कैश बुक मेंटेन करते हैं और बैलेंस शीट, ये 3 मेन अकाउंटिंग में हमारे रोल प्ले करते हैं। हमारे बुक्स का कैश बुक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश बुक से हमारा कैश डिटरमाइन होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ड्यूरिंग द ईयर जो हमने प्रॉफिट या लॉस इनकर किया वो, और बैलेंस शीट बनाते हैं टू डिटरमाइन एसेट लायबिलिटीज का क्या पोजीशन है। इन केस ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हम लोग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं टू डिटरमाइन द कैश, ये कैश का फ्लो बताएगा। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जगह हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट एज इट इज बैलेंस शीट की तरफ बनेगी। थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, कैपिटल की जगह हम कैपिटल फंड बताएंगे। तो ये हमारे पार्टनरशिप के अकाउंटिंग से, कंपनी अकाउंटिंग से डिफरेंट है, क्योंकि पार्टनरशिप और कंपनी में हम प्रॉफिट का बात करते हैं, वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये जैसे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, कोई ट्रस्ट है, कोई जो आपके रिलीजियस प्लेसेस होते हैं, मंदिर मस्जिद, वहाँ पे भी अकाउंटिंग होती है। तो उस जगह जो अकाउंटिंग होती है वहाँ पे प्रॉफिट मोटिव से वो अब काम नहीं कर रहे होते हैं, इसलिए उन वैसी ऑर्गेनाइजेशंस को हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं या नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। आप इसमें हॉस्पिटल्स का एग्जांपल को ले सकते हैं। हॉस्पिटल जहाँ पे ट्रस्ट के हॉस्पिटल चल रही है, प्राइवेट हॉस्पिटल का यहाँ बात नहीं आएगा, ट्रस्ट के हॉस्पिटल चल रही है जहाँ पे बहुत नॉमिनल फीस चार्ज किया जाता है, वहाँ पे उनका मोटिव होता है सर्विस देना, सोसाइटी का वेलफेयर करना। तो वैसी ऑर्गेनाइजेशन भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। या आप नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज जिनको आप बोलते हैं, उन सब में ये वाली अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है। यहाँ पे कैश बेसिस में अकाउंटिंग की जाती है। तो बेसिकली आप देख सकते हैं ये रिसीट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। उसके बाद इसमें एडजस्टमेंट्स आएंगे। क्लब्स जो होते हैं वो भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं उनको सर्विस वो देते हैं। तो इस तरह के जो एंटिटीज होंगे उनका डिस्कशन इस चैप्टर में किया जाएगा। बहुत वेटेज है इस चैप्टर का, 10 मार्क्स का इसका वेटेज है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पड़ता है हमारे। आउट ऑफ 40 10 मार्क्स का वेटेज इसका रहता है सिर्फ एक चैप्टर का।
अब हम नेक्स्ट आते हैं, हमारा नेक्स्ट यूनिट है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के हमारे कई चैप्टर्स सेमेस्टर 1 में आ चुके हैं। अकाउंटिंग फॉर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अकाउंटिंग फॉर गुडविल और एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। तो ये चैप्टर्स हमारा पार्टनरशिप में डिस्कस हो चुका है। तो जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर में नया पार्टनर आता था तो अकाउंटिंग में कुछ चेंजेस आते थे, वो नई कैपिटल लेके आता था, गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता था न्यू पार्टनर, हम एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू करते थे और फिर नई बैलेंस शीट बनाते थे। इस तरह से रिजर्व्स ये सब थे उनके ट्रीटमेंट करते थे। उसी तरह से रिटायरमेंट और डेथ जो है, रिटायरमेंट का मतलब होगा कि जब कोई पार्टनर फर्म से जा रहा हो, फर्म को छोड़कर, तो उस समय भी हम इसी तरह के कुछ ट्रीटमेंट करेंगे। वो अपनी कैपिटल लेके जाएगा, रिवैल्यूएशन होगा एसेट्स और लायबिलिटीज का, इस तरह से इसमें ट्रीटमेंट आएगा। डिसीज या डेथ का मतलब होता है, ये भी एक तरह का पार्टनर फर्म को छोड़ के जा रहा होता है, पर रिटायरमेंट और डेथ में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि रिटायरमेंट में पार्टनर अलाइव रहता है, डेथ में वो मर जाता है। रिटायरमेंट में पार्टनर अपना अकाउंट खुद से सेटल करके खुद ही जो भी उसका अकाउंट में बैलेंस बचता है वो क्लेम करता है, पैसा लेता है, वो खुद से ले सकता है। डेथ के केस में उसके लीगल हायर्स जो रहते हैं वो फर्म से पैसा लेते हैं या उनको पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है। तो बेसिक ये डिफरेंस है हल्का फुल्का। बाकी इनका अकाउंटिंग मोस्ट प्रोबेबली आपका एडमिशन का ही जो ट्रीटमेंट हमने किया वैसा ही है, बस चूंकि वहाँ पे एडमिशन हुआ था, पार्टनर आया था तो फर्म के पास पैसा आया था, इनफ्लो हुआ था, और यहाँ पे पैसा जाएगा और थोड़े बहुत चेंजेस और रहेंगे। बट बेसिक जो आपके पार्टनरशिप में आपको कॉन्सेप्ट मिले हैं वैसे वही रहेंगे। थोड़े बहुत एंट्रीज का ऑब्वियसली चेंजेस आना है इसमें, ओके। और पार्टनरशिप का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। दो तरह का डिसोल्यूशन होता है, एक पार्टनरशिप फर्म का और एक पार्टनरशिप का। तो ये हमारे एडमिशन के टाइम में डिस्कशन हुआ था कि जब पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है तो उसका मतलब होता है अग्रीमेंट का डिसोल्यूशन होना, और जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है इसका मतलब कि फर्म बंद हो रही है, इनके बीच का एग्रीमेंट खत्म हो रहा है, बिजनेस बंद हो रहा है, एसेट्स को बेचा जाएगा और लायबिलिटीज को पे ऑफ किया जाएगा। तो इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, या डेथ ऑफ फर्म भी इसको कहते हैं। बिजनेस अब खत्म हो जाता है और अकाउंट को सेटल कर दिया जाता है, बुक्स को क्लोज, फाइनल क्लोजर हो जाता है, आगे इसको कंटिन्यू नहीं करते हैं। तो ये भी एक हमारा पार्टनरशिप का ये एक चैप्टर है जो कि 12 मार्क्स का जिसका वेटेज रहेगा। तो आपके पास रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, ये जो चैप्टर हैं इनको मिला के आपके 12 मार्क्स का वेटेज बनता है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है कंपनी से, जो कि है डिबेंचर से रिलेटेड। इसमें हमारा डिबेंचर, जिस तरह से हमारा शेयर्स का पार्ट था, शेयर्स जो आए थे उसमें उसी तरह से ये जैसे शेयर हमारा कैपिटल का कैपिटल होता है कंपनी के लिए, डिबेंचर ये एक लायबिलिटी होती है। तो इसका भी ये सिक्योरिटी ही, इसको इशू करके कंपनी पब्लिक से पैसा लेती है, लेकिन वो पैसा लोन के तरह होता है, लोन के फॉर्म में लेती है, इसके ऊपर इंटरेस्ट देती है, इसके अपने टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, ठीक है। उनको देखेंगे कि डिबेंचर कैसे इशू किए जा सकते हैं, क्या क्या टर्म्स होते हैं, क्या कंडीशन होती है, क्या पॉलिसी होती है। ये एक लोन होता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, बैलेंस शीट हमारा टर्म 1 में कवर हो गया है। तो ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, नॉन करेंट लायबिलिटीज हेड के फर्स्ट सब हेड जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है वहाँ पे ये डिबेंचर आते हैं, और इनका ट्रीटमेंट फिर मोस्ट इज सिमिलर टू शेयर्स। ये शेयर्स की तरह इनका कुछ सिमिलैरिटी इनमें भी है। इजी चैप्टर है और इसका वेटेज 8 मार्क्स का है इस चैप्टर का, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे पार्ट बी में। ये पार्ट ए हमारा 30 मार्क्स का कवर हो गया। अब नेक्स्ट जो है पार्ट बी, इसमें से 10 मार्क्स आना है। इसमें जो हमारे चैप्टर्स आ रहे हैं वो पहला चैप्टर जो है हमारा वो है टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट में ये हम एनालिसिस करेंगे बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, करंट ईयर का प्रीवियस ईयर से हम कंपेयर करते हैं और एनालाइज करते हैं कि क्या चेंजेस आ रहा है। कॉमन साइज में भी हम
इन दोनों स्टेटमेंट से हम एनालिसिस करते हैं विद इन द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, इंट्रा फर्म, विद इन द फर्म। जब हम पीछे के सालों से कंपेयर करते हैं करंट ईयर के फिगर को, तो वो इंट्रा फर्म कंपैरिजन होता है। इंटर फर्म, जब दो फर्म को हम कंपेयर करेंगे, उनके बैलेंस शीट, उनकी पीएल को, तो वो इंटर फर्म कहलाएगा। एक इंट्रा फर्म हो गया, एक इंटर फर्म। ये कंपेरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाए जाएंगे। सिंपल चैप्टर है, एक ये रहेगा और एक चैप्टर आपका आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें कैश का फ्लो बताएगा ये चैप्टर। फ्लो दो होते हैं, एक इन फ्लो और एक आउट फ्लो। कैश कहाँ से आ रहा है, कैश कितना आ रहा है और कैश कितना जा रहा है कंपनी के पास से। सोर्सेज इसके बताए जाएंगे, कहाँ कहाँ से कैश आता है, कहाँ कहाँ कैश जाएगा, कहाँ का किस किस सोर्सेज से जा सकता है। 3 सोर्सेज होते हैं इनके, उन सब का डिटेल में डिस्कशन होगा। और ये आपका कैश फ्लो और कंपैरेटिव और कॉमन साइज मिला के आपका 10 मार्क्स का ये आपका सिलेबस पड़ता है। तो आपके एग्जाम्स मार्च अप्रैल में मोस्ट प्रोबेबली होने वाले हैं। अभी कोई श्योरिटी ऐसा नहीं आया है। उसका पैटर्न अभी तक सब्जेक्टिव ही है कि सब्जेक्टिव एग्जाम्स होंगे, तो आपको सब्जेक्टिव इसका प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है। जैसे ही टर्म 1 के एग्ज़ाम्स कंप्लीट होंगे, हमारा टर्म 2 का वीडियोस अपलोड हो जाएगा। आप उसको चेक कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। प्रिपरेशन हमेशा एट द अर्ली स्टेज आपको स्टार्ट कर लेना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप रिविजन कर सकें। और टर्म 1 चूँकि आपका ऑब्जेक्टिव था, तो बहुत ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई होगी। अकाउंट्स के, लेजर्स के आपके प्रैक्टिस बहुत स्किप हो गए होंगे। तो आई विल सजेस्ट कि आप एट अर्ली नोट आप अपने सेमेस्टर 2 के प्रिपरेशन में लग जाइएगा। जैसे ही सेमेस्टर 1 कंप्लीट होते हैं, सेमेस्टर 2 के प्रिपरेशन में लग जाइएगा। न्यू ईयर का भी है सेलिब्रेशन, लेकिन बहुत ज़्यादा गैप नहीं लेना है। सेलिब्रेशन आप कीजिए, सेलिब्रेशन करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन एक स्टैंडर्ड नोट पे आप अपने गोल की तरफ फोकस रहिए, अपने एग्जाम्स पे फोकस रहिए। ओके, बाय बाय।